हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और दोस्तों हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक साइंस का लेक्चर। एक्चुअली कंप्लीट साइंस का बैच स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल होगा। उसका एक हिस्सा, उसका एक पार्ट या उसका एक डेमो वीडियो पार्ट आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूं। कल 14 नवंबर है और 14 नवंबर तक, मतलब कल तो नहीं, ठीक है ना, मतलब कल तारीख 12 से लेके 12, 13 और 14 2-3 दिन तक जो है ना 25% ऑफ चलेगा चिल्ड्रंस डे। क्योंकि आप बच्चे ही हो, उम्र भले ही कितनी बड़ी हो लेकिन हो तो चिल्ड्रन बच्चे ही हो और टीचर के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे। तो 14 नवंबर तक कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं हमारी स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे तो आपको 25% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को राधे राधे डियर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग या टाइटल देख लिया है, टाइटल या हेडिंग ये है कि नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, उसका एक पार्ट 1 है अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में। पार्ट 2 एक सेपरेट वीडियो में और कराऊंगा आपको मैं। आराम से समझिएगा, मजा बहुत आएगा। इंटरेस्टिंग तो है ही है क्योंकि आप लोग अपने जीवन के बारे में जानने वाले हैं, अपने ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं। बायोलॉजी जब भी पढ़ते हैं, साइंस जब भी पढ़ते हैं तो साइंस अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत यूनिक लगती है क्योंकि आप अपने बारे में जानते हैं। तो इजी सब्जेक्ट है, जरा टफ सब्जेक्ट है नहीं ये, है ना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के, बिना वक्त गवाए आज के हमारे इस अद्भुत से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बड़े ही तथ्यात्मक तरीके से चीजों को समझते हैं। आप जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं आप सभी को नमस्कार है, राधे राधे है। चलिए डियर स्टार्ट करें अगर हम लोग हमारी इस क्लास को। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, अभी मैंने टॉपिक तुम्हें कहा, जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग बना ही रखी है। हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ये टॉपिक है। इसको हिंदी में आप लोग कहा करते हो डियर तंत्रिका तंत्र के नाम से इसको आप लोग पुकारते हो। ये हमारा टॉपिक है, ये हमारे टॉपिक की ये हेडिंग है। आई थिंक बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं ये। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बड़े ही सहज स्वभाव से इसे स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ही मन लगा के इसे पढ़ाने वाला हूं आपको मैं। मेरा कमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान है नहीं, तो आप लोग भी बड़े सहज होके समझिएगा, सुनिएगा। वीडियो को पसंद आता है, अगर आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब वाले भी और एप्लीकेशन वाले तो है ही हैं, खैर ठीक है। तो हाँ, स्टार्ट करें टॉपिक को। तो मुद्दा ये है कि सर टॉपिक आप पढ़ाओगे नर्वस और पढ़ाओगे साथ में सिस्टम। जब आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे जरूरी बात मेरे पास में यह है कि सिस्टम क्या होता है। बाकी बात बाद की बात है, फिलहाल शुरू ये करना है कि व्हाट इज सिस्टम। मैंने सिस्टम कई जगह सुना है और मैंने बल्कि गुरुजी आप ही के मुंह से सुना है। मैंने आपसे पढ़ा था कंप्यूटर और तब आप लोगों ने ना एक मेमोरी पढ़ाई थी, प्राइमरी मेमोरी पढ़ाई थी और उसमें आपने कहा था कि ये सिस्टम मेमोरी होती है। ये सिस्टम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को कह सकते हो आप लोग। तो एक्चुअली मुद्दा ये है कि यहाँ पे सिस्टम कहते किसे हैं। सबसे पहली बात है कि सिस्टम क्या, कई बार बोल भी देते हो आप अपनी नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में कि ये क्या सिस्टम है, ये क्या सिस्टम हो रहा है। तो एक्चुअली आप सिस्टम किसे डिफाइन करेंगे तो ये सुनिएगा आप लोग। सिस्टम वर्ड कभी भी आपके आगे आए तो आप लोग GROUP ग्रुप, इस वर्ड को पकड़ लीजिएगा, ग्रुप को। मतलब ग्रुप हमेशा जहां पे भी होगा वहां सिस्टम होगा। कैसे गुरुजी? जैसे एग्जांपल से आपने कहा रेलवे सिस्टम। अब रेलवे एक ट्रेन है, हिसार से मान लेते दिल्ली जाना है उस ट्रेन को, तो हिसार से दिल्ली गए तो कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है कंप्लीट उसको चलाना, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो ग्रुप ऑफ ए मेंबर इज इक्वल टू रेलवे सिस्टम। कंप्यूटर को सिस्टम कहते हो आप लोग। ग्रुप ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर सिस्टम। आपका मान लेते हैं कोई कोचिंग सेंटर है जिसमें आप क्लास लगाने जाते हैं, एक आपका बैच है, वट आपका कोई बैच है, ठीक है ना, मान लेते हैं बैच नंबर आपका 106, 107, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, जो भी बैच का नंबर है आपका बैच है कोई भी, उस बैच को रन करने के लिए आपके पता नहीं कितने सारे मेंबर होंगे आगे पीछे, तब जाके आपका एक रन होता है एक बैच। ऐसे ही ये कह रहा हूं कि आपका सिस्टम कहलाता है, वो कोचिंग का भी सिस्टम होता है फिर। तो ग्रुप ऑफ ए मेंबर, ग्रुप ऑफ ए कंपोनेंट, ग्रुप ऑफ ए समथिंग, किसी का भी ग्रुप है वही आपका एक सिस्टम होता है।
क्योंकि आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो साइंस, तो यहां आप क्या कहोगे, ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन। क्या कहा सर ने, बड़े ढंग से सुनिएगा, ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन, ऑर्गन का समूह, अंगों के समूह को आप लोग जो है ना यहां पे सिस्टम यानी कि तंत्र कहने वाले हैं। मेरी बात पकड़ में आई है आपको, बताइए हाँ या ना, आ गई होगी कि ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन यानी कि अंगों के समूह को आप लोग नर्वस सिस्टम या कोई भी है आपका तंत्र कहलाएगा। अब ये बात आज बता दी, बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि आगे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, आगे आप लोगों को मैं स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा, नर्वस सिस्टम अभी पढ़ा रहा हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम आप पढ़ते जाओगे, सभी सिस्टम बार बार सिस्टम बोलूंगा तो तुम समझ जाना कि ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन है। कहने का ओवरऑल मेरा मीनिंग ये आ गया है फिलहाल कि मैं तुम्हें कोई एक ऑर्गन नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पे मैं तुम्हें यहां पे मल्टीपल ऑर्गन पढ़ाऊंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, है ना? क्योंकि देखो क्या होता है हमारे शरीर में, सबसे पहली चीज तो आप लोग पकड़ते ही यही हो कि सेल होती है। जब बहुत सारी सेल मिलती है तो आप लोग क्या पढ़ते हो, फिर आप लोग टिश्यू पढ़ा करते हो, और कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ये आप लोग क्या पढ़ते हो, ऑर्गन, और फिर कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो आप लोग क्या पढ़ा करते हो, ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हो, और फिर आपकी जाके क्या बनती है, बॉडी बनती है। तो एक्चुअली हम लोग एक ऑर्गन की बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पे कई सारे ऑर्गन की बात करेंगे, मल्टीपल ऑर्गन की बात करेंगे, यही हमारा है सिस्टम का मतलब। ये बात तो तुम्हें पकड़ में आ गई। अब बात करते हो नर्वस की। नर्वस, अच्छा कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ते हो, नर्वस, देखो नर्वस कहां से होते हो, कोई नर्वस आदमी गले से तो होने से रहा, कान से तो नर्वस होने से रहा। नर्वस होने का मतलब ये वाला ढांचा उसका काम करना थोड़ा सा रुक रहा है, तो नर्वस होने का मतलब है आपका ये वाला एरिया काम नहीं कर रहा होगा ठीक ढंग से, मतलब आप इसको ठीक ढंग से पढ़ने वाले हो, ठीक है ना? तो आप लोग ओवरऑल अपने इस ब्रेन वाले हिस्से को या इससे जुड़े हुए पार्ट्स है उनको पढ़ने वाले हो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में। तो इससे जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन है, जितने भी अंग है, उनका आप लोग डिटेल स्टडी करोगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। यही है आपका एक प्रकार का नर्वस सिस्टम। पहली बात तुम्हें पकड़ में आ गई है, ठीक है सर जी? अगर पहली बात अगर पकड़ में आ गई है तुम्हें, तो अब दूसरी बात पे आने की कोशिश करते हैं हम लोग। दूसरी बात पकड़ पे लानी है हमें ये कि सर जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, ठीक है ना? उसकी स्टडी यानी कि उसका अध्ययन जो है ना वो क्या कहलाता है। देखो कोई भी आप जब साइंस में पढ़ते हो तो उसकी स्टडी जरूर आती है आपके आगे। तो आपका नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन, तो इसकी जो स्टडी होती है आपकी वो क्या कहलाती है, न्यूरोलॉजी कहलाती है, न्यूरोलॉजी। अच्छा, लॉजी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लाइक आपने टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा। लॉजी का मतलब ही पढ़ना होता है, लॉजी का मतलब ही पढ़ना होता है, अध्ययन करना होता है। और यहां पे आपके आगे है न्यूरो। न्यूरो, न्यूरो वर्ड ही आपके ब्रेन के न्यूरॉन से रिलेट कर रहा है, तो आपका न्यूरोलॉजी क्या हो गया डियर? न्यूरोलॉजी ये हो गया कि स्टडी ऑफ ब्रेन हो गया, मतलब आपके दिमाग के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स हैं इनको आपका पढ़ना ही आपका स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी होने वाला है। इन्हीं का आप लोग यहां पे अध्ययन करने वाले हैं। ये बात तो आप लोग पकड़ गए हैं, समझ गए हैं। तो नर्वस सिस्टम का स्टडी है आपका न्यूरोलॉजी, ठीक है सर, ये चीज समझ में आई मुझे। अब अगली बात ये आती है यहाँ पे कि हाँ इसकी स्टडी आपका ये हो गया, तो सर मेरा जो आपका ये ब्रेन आप पढ़ाने वाले हो, ये पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ाने वाले हो, ये बेसिकली कितने टाइप का होता है? तो ये मेन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार इसका होता है जिसको आप CNS कहा करते हो, दूसरा जो इसका प्रकार होता है इसको आप लोग PNS कहा करते हो, और तीसरा इसका जो प्रकार है उसको आप लोग ANS कहा करते हो। ये 3 प्रकार के आप लोग यहां पे पढ़ते हो। कौन कौन से पढ़ते हो जी? एक पढ़ते हो आप लोग CNS, एक पढ़ते हो PNS, एक पढ़ते हो आप लोग ANS पढ़ा करते हो। अब सर ये क्या होते हैं ये भी बता दीजिएगा। तो इनका भी फुल फॉर्म होता है, CNS का फुल फॉर्म क्या होता है? CENTRAL, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी मीडियम है सर हम तो, कोई बात नहीं है। इसको आप लोग कहोगे क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नाम इसको आप लोग देने वाले हो, ठीक है सर जी, समझ में आ गई बात। PNS क्या होता है जी? PNS का मतलब होता है पेरिफेरल। क्या होता है जी आपका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हो? इसको हिंदी में कहा करते हैं जी हम लोग प्रादीय तंत्रिका तंत्र कहने वाले हो, ठीक है ना? प्रादीय तंत्रिका तंत्र के नाम से इसको हम लोग जानने वाले हैं। सही बात बोली सर आपने। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका ANS। ANS का मतलब क्या होता है सर? ANS का मतलब होता है जी आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है ना?
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहते हो सर? हिंदी में इसको कहा जाता है स्वाधीय, या कुछ किताबें इसे लिखा करती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से इसको जानती है। तो तीन प्रकार आपके गुरुजी ने लिख दिए हैं यहां पे, एक लिख दिया है सीएनएस, एक लिख दिया है पीएनएस, एक लिख दिया है एएनएस। तीन लिख दिए हैं यहां पे, होते ही तीन प्रकार है। शॉर्ट फॉर्म आप इनकी सीएनएस, पीएनएस, एएनएस लिख सकते हो। पूरा नाम इनका याद करना है, करिएगा ना। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पराधीय तंत्रिका तंत्र और स्वाधीय या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो क्या है, क्योंकि आपको देना है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपका पूरा फोकस या पूरा ध्यान जो है ना वो इस सीएनएस पे रहना चाहिए, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रहना चाहिए। सारा ध्यान इसी पे ही है, ज्यादा केंद्रित बातें इसी की है। पेपर में आने वाली बातें ऐसा तो नहीं है कि इनको बिल्कुल स्किप करना होता है, जो जरूरी बातें वो इनकी भी जान लेनी है, लेकिन ज्यादा ध्यान आपका रहना चाहिए इस वाले पार्ट पे, क्योंकि इसी के अंदर आप लोग एक मेन चीज पढ़ने वाले हो। क्या मेन चीज पढ़ोगे? इनको कुछ ऐसे समझ लो कि आपका ये हो गया एक पार्ट। क्या पार्ट? एक आपका मतलब सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या हो गया? ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल का पार्ट है, ये सेंट्रल है, जो ब्रेन आपका जिसको कहते हो आप लोग, ठीक है ना। इससे आपकी एक मोटी सी नस निकलती है, ठीक है ना, और इससे मोटी सी नस को जो आप लोग पुकारते हो यही एक आपकी स्पाइनल कोड होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट होता है इसका, उसको आप लोग कहा करते हो ब्रेन। ब्रेन को हिंदी में आप लोग क्या पुकारने वाले हो जी? मस्तिष्क कहने वाले हो, ठीक है ना, मस्तिष्क कह दीजिएगा, या आपको मैं देसी भाषा में सिंपल नाम दे देता हूं, दिमाग कह दीजिएगा तो चल जाएगा, समझना आसान है इसको। और दूसरा कौन सा होता है जी? दूसरा आपका होता है जी स्पाइनल कोड होती है। स्पाइनल कोड को आप लोग हिंदी में क्या कहा करते हो? मेरु रज्जु के नाम से पुकारते हो, मेरु रज्जु। तो दो नाम आपको दे दिए मैंने, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो सीएनएस होता है, सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक आपका ब्रेन होता है, एक आपका स्पाइनल कोड होता है। ब्रेन को आप हिंदी में मस्तिष्क या दिमाग कहिएगा, और एक आपका हो गया स्पाइनल कोड यानी कि मेरु रज्जु। कुछ ऐसा समझ लीजिएगा कि ब्रेन है। आगे जाके पढ़ेंगे ब्रेन के अंदर आपकी क्रैनियल नर्व्स होती है 12 जोड़ी की, 31 जोड़ी आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है, ठीक है ना। पेरिफेरल, पेरी मतलब परे, इससे जो दूर निकलती है, फिर आगे जाके और आगे सिस्टम बनता है वो आपके ऑटोनोमस में आ जाता है। तो ये और अलग पार्ट में है, इनको हम बारी बारी लेवल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन शुरू कर रहे हैं तो उधर से करना ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, और वही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। चलिए इतने से पार्ट को एक बार हम लोग एक ही लाइन में गा लेते हैं, याद कर लेते हैं, ताकि हमें ये याद रहे हमारे पेपर तक। अब तक गुरुजी ने ये पढ़ाया कि नर्वस सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं। ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन इज इक्वल टू सिस्टम, पहली तो बात ये पढ़ाई। दूसरी बात आपको पढ़ा क्या रहा हूं मैं कि ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन है तो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्टडी क्या होता है? न्यूरोलॉजी होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? सीएनएस है, पीएनएस है, एएनएस है। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एएनएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है सर। अच्छा, तो जो आपका सीएनएस है इसमें भी कितने पार्ट है? इसके 2 पार्ट है। और पहला पार्ट कौन सा? इसका ब्रेन है। दूसरा पार्ट इसका कौन सा है? स्पाइनल कोड है। इतने तक बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? इतने तक कोई भी दिक्कत है क्या आपका? ठीक है ना। सर आप डिजिटल बोर्ड को कब से यूज कर रहे हो? जिस दिन आप गिफ्ट कर रहे हो उसी दिन मैं डिजिटल बोर्ड जो है ना वो यूज कर लूंगा। ठीक है। आई लव गिफ्ट्स, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है। चलो पढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है ना। अब पढ़ाई कर लो भैया, जैसा है वैसा, ठीक है ना। फिलहाल कंटेंट का प्रयोग करो आप, काम पेपर में कंटेंट आएगा, तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है हमारे इस दिमाग को, हमारे भेजे को पढ़ना है, ठीक है ना। साधारण आदमी है, गरीब आदमी है, काम चला रहे हैं यार, पढ़ा रहे हैं बस बालकों को। इस बोर्ड पे पढ़ लो। हमारे ब्रेन को पढ़ाते हैं अब आपको हम। तो ठीक है जी,
ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रेन जब पढ़ने लगोगे आप लोग तो इसमें आप लोग फैक्ट्स पढ़ने लगोगे, ठीक है ना। फैक्ट पढ़ने लगोगे यानी कि आप लोग इसमें तथ्य पढ़ने लगोगे कि क्या क्या तथ्य है, क्या क्या फैक्ट है, इनके बारे में आप लोग अब बात करने वाले हो कि क्या फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, ये अब जानने की कोशिश करोगे आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहली या सबसे जरूरी बात है कि सर दिमाग जो होता है ना उसका लोकेशन कहां पे होता है, ठीक है ना, उसका लोकेशन कहां पे होता है, यानी कि वो दिमाग है कहां पे, ठीक है ना, दिमाग है कहां पे। अब दिमाग कोई कहता है ये दिमाग है, कोई कहता है ये दिमाग है, बोला अलग अलग जगह है। देखो टेक्निकली अगर आपको पेपर के हिसाब से जवाब देना है तो इसकी सही डेफिनेशन क्या देनी है, मतलब आपको ऑप्शंस क्या चूज करना है, तो इसका आप ऑप्शन चूज करने वाले हो क्या, बिलो क्रैनियम। कहां होता है बेटा आपका ये बिलो क्रैनियम जो है ना ये आपका दिमाग होता है। बिलो क्रैनियम का मतलब क्या हो गया जी हिंदी में, कपाल अस्थि के नीचे या कपाल हड्डी के नीचे, आप लोग कह सकते हो कपाल अस्थि के नीचे, ठीक है ना, कपाल अस्थि के नीचे जो है ना आपका दिमाग होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात हुई ये। अब गुरुजी मुझे समझ तो नहीं आया, आपने तो लिख दिया, क्या है ये, अभी समझाना बड़ा आसान है इसे। क्या है जी, आपका दिमाग कहां पे है, जहां जहां पे ये बॉयज लोग हम लोग कटिंग करवाते हैं ना, बस वही वही दिमाग है। ये वाला भैया तुम्हारा भेजा है, इसको आप दिमाग कहते हो। ये वाला जो पार्ट है ना ये पूरा दिमाग है। कान के ऊपर वाला कहते हैं तेरे कनपट्टी पे बंदूक रखे, नहीं ये कनपट्टी, ये सारा का सारा दिमाग है। और दिमाग होता कहां है, सर ने तो ये पूछा ना तुमसे, तो दिमाग होता है बिलो क्रैनियम। अब गुरुजी क्रैनियम क्या है, ये जो है ना ये वाला ऊपर वाला जो पूरा खोपड़ा है ये है बेटा क्रैनियम, इसको बोलते हो कपाल, ठीक है ना, ये कपाल है पूरा वाला, ये आपका बड़ा मजबूत होता है। और इस मजबूत से कपाल में कोई मुक्का मार दे, कई बार सर भिड़ भी जाता है, ऐसा होता है ना आपके बड़बड़ाहट, तो ये आपके दिमाग को प्रोटेक्शन देता है। सर कैसे प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे लोकेशन ब्रेन पढ़ोगे ना पूरा, तो इसमें आप पढ़ोगे उसमें 8 बोन होती है, ठीक है ना, 8 बोन्स होती है। इन 8 हड्डियों को आपको स्केलेटन सिस्टम में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। इन 8 हड्डियों के पूरे घेरे के अंदर आप फ्रंटल बोन पढ़ोगे, पैरिएटल बोन पढ़ोगे, ओसिपिटल बोन पढ़ोगे, आप स्फेनॉइड बोन पढ़ोगे, आप कई सारी ऐसी 8 हड्डियां पढ़ोगे। 8 हड्डियों के घेरे के अंदर आपका दिमाग बचा हुआ है, रखा हुआ है, तो यही आपकी दिमाग की प्रोटेक्शन है ऊपर वाला। इसी को आप लोग क्रैनियम कहा करते हो, कपाल कहते हो, कपाल हड्डी, अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी होगी ना, तो कपाल अस्थि के नीचे आपका दिमाग होता है, इसके नीचे दिमाग है आपका, याद रखना। और ये वाला आपका पार्ट हो ही गया दिमाग। पहली बात आप समझ गए हैं। चलो सर लोकेशन आप समझ गए, अब लोकेशन तो समझ गए गुरुजी, पर इसका भार तो बता दो कितना का होता है। लो भाई भार बता देते हैं। भार को आप लोग क्या बोला करते हो, भार को आप बोलते हो WEIGHT, वेट। वेट बोले तो भार कितना होता है। अच्छा भार में भी लोचा है, सीधे तौर पे भार है नहीं, सीधे तौर पे नहीं है। क्या मतलब जी, एक तो आपसे पूछता है वो मेल कैंडिडेट का भार, एक आपसे पूछता है कि बताइएगा फीमेल जो होती है ना, फीमेल, उनके दिमाग का भार, और एक आपसे पूछता है CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड बोले तो जी बच्चा, ठीक है ना, दिल तो बच्चा है जी, वैसे वाला बच्चा। तो इन तीनों का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और एक सवाल तो वो आपसे ये भी पूछ लेता है, ऑन एन एवरेज बताओ, मतलब क्या है जी, ना ही तो वो कहेगा मेल है, ना ही तो वो कहेगा फीमेल है, ना ही तो कहेगा बच्चा है, ना ही तो कहेगा कुछ और। आपको केवल सीधा पूछेगा कि मस्तिष्क का भार कितना है, तो क्या जवाब दोगे, तो सुनिए क्या है। जो अडल्ट मेल है, अडल्ट मेल मतलब 18 से ऊपर चला गया, तो उसके दिमाग का भार होता है जी 1400 से लेके और 1450 ग्राम के बीच में जो है ना वो अडल्ट मेल का दिमाग का भार होता है, ठीक है सर। अडल्ट फीमेल का कितना होता है फीमेल, फीमेल के नाम पे खांसी क्यों आई जी, वैसे वैसे ही आ गई। फीमेल का दिमाग का भार 0 सॉरी बेटा, सॉरी ऐसे कोई बात नहीं, 0 नहीं होता। 1300 से लेके 1350 ग्राम के बीच में महिलाओं का दिमाग का भार होता है। नहीं दिमाग है तो सही, मैं ये नहीं कह रहा कि दिमाग नहीं होता, होता तो है पर कम होता है? अरे ना, दिमाग का भार कम होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कह दो गुरुजी दिमाग ही नहीं है का, दिमाग का भार थोड़ा सा कम है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो जी
तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अरे चलो तुम नर्वस ना हो, बड़ा आसान सी बात है। दिमाग का भार कम भले ही हो, पर भाई इंटेलिजेंसी का फर्क नहीं पड़ता। हो जाओ थोड़ी थोड़ी राजी आप लोग भी। मतलब क्या है कि दिमाग के भार से इंटेलिजेंसी का कोई वास्ता नहीं है। दिमाग के भार से इंटेलिजेंसी का वास्ता कैसे नहीं है? दुनिया में एक अल्बर्ट आइंस्टीन रहे थे, जर्मनी के वैज्ञानिक, सबसे कम दिमाग का भार उन्हीं का था, 1184 समथिंग, नियर अबाउट 1200 ग्राम के आसपास था। सबसे कम दिमाग का भार उन्हीं का था, सबसे ज्यादा प्रयोग भी उन्होंने ही किया। तो दिमाग के भार से इंटेलिजेंसी का कोई वास्ता है नहीं। तो ये तो भार वाली तो कोई खास बड़ी बात है नहीं, क्योंकि फीमेल के ओवरऑल बॉडी ऑर्गन जो होते हैं ना, उनका वेट भी कम ही होता है, तो उस हिसाब से। लेकिन है तो कम ही है तो कम ही, कोई बात नहीं, है तो है भाई। बच्चा, दिल तो बच्चा है जी। बच्चा कितना है जी? लगभग 300 से लेके 400 ग्राम। अब आपके ऑप्शंस पे वेरी करता है, कई जगह पे 320 लिखा आ जाए, 320 से 450, वो थोड़ा बहुत 10-20 ग्राम का अप एंड डाउन जो है वो देख सकते हो आप, ऑप्शंस पे चल जाना। ऑन एन एवरेज कभी भी पूछे आपसे तो आपका जवाब यही रहना चाहिए, 1400 से लेके 1450 ग्राम रहना चाहिए ऑन एन एवरेज, कभी भी तुमसे पूछे। रेलवे के पेपर 2019 जेई के पेपर में पूछा गया था सवाल, पूछने का तरीका अलग था उनका। उस टाइम पे इन्होंने ये ऑप्शन ना देके ये दिया था 1.46 kg, ऐसे लिख दिया था। तो ये भी बात ठीक है, मेरी बात हो सकता है आप समझ गए होंगे। तरीका अलग हो सकता है पूछने का, आंसर आप आसानी से दे दोगे, ठीक है ना। चलो सर, अब हमने समझ लिया कि वेट क्या होता है, हमने समझ लिया जी लोकेशन दिमाग है कहां पे हमारा। अब हमें और क्या बताना चाहोगे सर आप? और हम आपको बता ये देंगे, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या होता क्या है कि जब आपकी उम्र होती है, उम्र आपकी 25 से 26 साल कहूंगा मैं, ठीक है ना। आपकी उम्र 25 से जब 26 साल की उम्र में जब आप जाते हो, ठीक है ना, 25 से 26 साल, और ये इससे ज्यादा जब बढ़ने लग जाती है, ठीक है ना, इससे जब ज्यादा आपकी बढ़ने लग जाती है, तो हर साल, ठीक है ना, ध्यान से सुनना भाई, हर साल, ठीक है ना, हर साल आपके दिमाग का भार 2.5 ग्राम से लेके 3.5 ग्राम जो है ना, वो बेटा घटने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है ना, कम होने लग जाता है, ठीक है ना। वैसे तो दिमाग के बाहर से इंटेलिजेंसी का कोई खास फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेना कि सूझबूझ ज्यादा दिमाग आदमी लगाते हैं। मेल लोग जो है ना वो थोड़े से, मतलब भाई देखो आप इसमें नेगेटिव मत लेना कुछ भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लड़कियां भी लगाती है दिमाग, लेकिन लड़कियां हैं तो घर में उनके भी भाई है, पापा हैं, तो उनके भी मेल कैंडिडेट है ना घर में, तो थोड़ा उनकी तरफ भी प्यार जता ही लो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ऐसे मार देंगे, काट देंगे, आग लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है। और इस उम्र के बाद में थोड़ा थोड़ा दिमाग का हर साल 2.5 से 3.5 ग्राम के आसपास दिमाग का भार ना घटने लग जाता है। तो इसे एज तक थोड़ा अचीव करने की सोचो कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ज्यादा बड़ी एज के बाद में फिर अचीव करने की क्षमता थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, ठीक है। ये साइंस कहती है, मेरे फैक्ट नहीं है, ये ओवरऑल रिसर्च है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग अमेरिका की रिसर्च है, उसी रिसर्च के अनुसार मैं बातें आपको बता रहा हूं। 25-26 साल के बाद में जो है ना ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है दिमाग के साथ में, ठीक है सर जी, ये बात भी हमें समझ में आ गई है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और बात जी हमें जो समझनी पड़े यहाँ पे, या थोड़ा फैक्ट्स के रूप में जो हमें जाननी पड़े तो ज्यादा ठीक रहे हमारे लिए। तो देखो क्या होता है कि हम लोग हमारे दिमाग का जो है ना ऑन एन एवरेज कितना का यूज किया करते हैं, ऑन एन एवरेज हम कितना का यूज करते हैं। देखो हम लोग ऑन एन एवरेज जो है ना पूरी जिंदगी में, आम इंसान की बात कर रहा हूं मैं, हम लोग 2 से लेके 3% ही, मतलब ये 2.5 से 3% ही यूज कर पाते हैं ऑन एन एवरेज पूरी लाइफ के अंदर। अच्छा सर मान लेते हैं इससे ज्यादा हमने यूज कर लिया, तो ऐसी साइंस कहती है अगर 3% से ज्यादा हम लोग यूज करने लग जाएंगे या हो भी जाए, ठीक है ना, तो हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जिसका नाम है अल्जाइमर, ठीक है ना, अल्जाइमर। इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है, ठीक है ना।
अल्जाइमर होने का मतलब यह होता है कि नई मेमोरी बनना बंद हो जाएगी, पुरानी मेमोरी है वही रहेगी। मतलब नई मेमोरी, न्यू सेल बनना धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर हम लोग इससे ज्यादा जाएंगे तो दुनिया में रेयर ही पर्सन हुए हैं जो इससे ज्यादा गए हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ही जा पाए हैं लगभग 4.5-5% के आसपास, बाकी कोई जाता नहीं है। तो ऑन एन एवरेज आप इसी के बीच में रह जाते हो, एक आपा तो जीरो है, अपनी तो बात ही ना करो, साइंटिस्ट की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। एक आपने कभी डॉल्फिन फिश के बारे में सुना होगा। डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% यूज करती है, ठीक है ना। एक डॉल्फिन फिश है, ठीक है ना, डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन को जो है ना आप लोग भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा करते हो, ठीक है ना। एक करंट अफेयर भी या जीके याद करवाता हूं, मतलब ठीक है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव है ये। पंजाब राज्य ने भी इसे अपना जलीय जीव घोषित किया है और ये वैसे भी जलीय जीव है, ठीक है ना, भारत का भी। डॉल्फिन सबसे समझदार है, तो इसका मतलब सर ये तो हमसे भी समझदार हुई, क्योंकि हम तो 2-2.5-3% यूज कर रहे हैं, ये तो 20% यूज कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमसे समझदार नहीं है, ये जीवों में सबसे ज्यादा समझदार है। मैंने ये कहा वो अपने दिमाग का 20% यूज करती है, ना कि अपने दिमाग का। अगर अपने वाला दिमाग उसके पास होता तो क्या पता वो हमसे ज्यादा समझदार हो जाती, लेकिन जो जीव है जैसा दिमाग उनके अंदर है उस दिमाग का वो 20% यूज करती है, इसी करके वो जीवों में सबसे समझदार मानी जाती है। देखा भी होगा आपने, करतब वगैरह दिखाते कई बार। तो राष्ट्रीय जलीय जीव इसको इसलिए तो घोषित किया हुआ है। गंगा डॉल्फिन कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, वो अलग बातें हैं। चलो सर, ये फैक्ट्स आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? सर समझ में आ गए। बहुत सारे फैक्ट है अभी जो हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं, उन सभी की जो है ना मैं बातें पूरी करूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अगली बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये दिमाग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मिटाते हैं, जगह यहाँ मिल जाएगी, इकट्ठे फैक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे बाद में, ठीक है। इनको काटते हैं हम लोग, ये एरिया मिल गया हमें इतना सारा। चलो जी, एक फैक्ट है, आफ्टर डेथ यानी कि मरने के बाद दिमाग कितनी देर तक जिंदा रहता है? मरने के बाद दिमाग 7 से 8 मिनट तक जिंदा रहता है, ठीक है ना, 7 से 8 मिनट तक। जैसे क्या होता है कि कोई आदमी मरा तो है लेकिन वो किसी और वजह से मरा है, किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मरने के। लेकिन उन मौत में अगर 7 से 8 दिमाग अगर पूछ ली जाए, जैसे हार्ट है, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग पार्ट होता है आपका, ठीक है ना, तो इसी के लिए जो है ना आपका रहता है ये, हाँ ठीक है। तो इसी के लिए आपका क्या रहता है, दिमाग का आप याद रखना 7 से 8 मिनट तक जिंदा रहता है। अच्छा सर, बात यह है कि दिमाग अगर 7 से 8 मिनट तक जिंदा रहता है, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि इस हिसाब से ब्रेन को फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से आप मर गए गुरुजी, ठीक है ना, और आप मर जाओ और आप मरते ही आपका दिमाग हम चुरा लेंगे। एक तो काम ये करो, आप पहले जल्दी मरो, ठीक है ना, आप मरोगे तो मरते ही हम आपका दिमाग ले लेंगे ना। बेटा ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। बाकी सारे ऑर्गन आप ह्यूमन के ट्रांसप्लांट कर सकते हो, एक ऑर्गन को छोड़ दो, वो है हमारा दिमाग, और दिमाग को आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की अभी तक आपके पास में कोई भी टेक्निक नहीं आई है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ट्रांसप्लांट नहीं होगा, ये याद रखना। मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक दिमाग जिंदा रहता है। एक सीजीएल में पूछा गया सवाल है ब्रेन से रिलेटेड ही, बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है ना, बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ, इसको हिंदी में कहा करते हैं जी जैविक मृत्यु का नाम दिया करते हैं इसको, ठीक है ना, जैविक मृत्यु इसको कहा करते हैं। तब आपसे पेपर में पूछा जाए कि बायोलॉजिकल डेथ इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, पेपर में यही सवाल आया था कि जैविक मृत्यु का संबंध शरीर में किससे होता है, तो इसका आंसर था जैविक मृत्यु का संबंध शरीर में होता है जी ब्रेन से होता है, यानी कि मस्तिष्क से होता है जैविक मृत्यु का संबंध। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डियर, कभी आप लोगों ने कोमा वर्ड सुना होगा, वही आपकी ये जैविक मृत्यु होती है। इंसान के सारे ऑर्गन ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, तो वही आपकी जैविक मृत्यु है। उसी को आप लोग बायोलॉजिकल डेथ कहा करते हैं, ठीक है ना। वो मरी गया, मरे समान, या समझिएगा कोमा में जाना ही आपकी जैविक मृत्यु कहलाती है या बायोलॉजिकल डेथ कहलाती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा।
कोई तुमसे पूछे कि हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है, यानी कि दिमाग के अंदर कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, दिमाग के अंदर कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक है ना। दिमाग के अंदर एक खनिज पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम होता है Na, यानी कि न्यूट्रियम, जिसको आप लोग सोडियम भी कहा करते हैं, ठीक है ना, सोडियम का नाम से भी जाना करते हैं। तो दिमाग के अंदर एक खनिज पाया जाता है जिसको आप लोग Na यानी कि सोडियम कहा करते हैं। ये गुरुजी करता क्या है सोडियम, आगे जाके आपको एक हार्मोन, चलो अभी पढ़ा देता हूं। दिमाग से रिलेटेड एक हार्मोन भी होता है, ठीक है ना, दिमाग से रिलेटेड आपका एक हार्मोन भी होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है आपका, उस हार्मोन का नाम है जी आपका डोपामाइन हार्मोन, ठीक है ना, डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन जो होता है ना डियर, ये होता है ग्रीन कलर का एक हार्मोन, ठीक है ना, हरे रंग का एक पदार्थ होता है। और ये हार्मोन तभी निकलता है जब आप हंसते हो, जब आप बहुत ज्यादा खिलखिला के हंसते हो, इसको आप डांसिंग हार्मोन भी कहते हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, कोई गाना ऐसा सुना तो अंदर ही अंदर ऐसे ना बीट सी बजने लग जाती है कि जैसे मैं डांस कर लूं, नाचने का सा दिल कर जाता है आपका, ठीक है ना ज्यादा ना कम इकसार ले बैठी, मैंने तो तेरी घूंघट की फटकार ले बैठी। जैसे ही गाने की बीप बजती है तो अंदर से ऐसे तरतराहट सी उठती है कि मैं भी नाच ही लूं यार, ठीक है ना। घूंघट मतलब धक्के घूंघट बनी जाता है आपका, गजबन पानी ने चाली, तो मतलब आप भी अपने आप गजबन यूं हो जाता है अपने आप, मतलब पूरा ठुमक ठुमक ऐसे अंदर से निकलता है ना। कई बार समझ रहे हो ना मैं क्या, मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो बस ऐसी ऐसी चीजें हैं। उस टाइम में जो आपके शरीर से हार्मोन निकलता है ना बेटा, वो डोपामाइन ही निकलता है, वही होता है आपका डोपामाइन हार्मोन, ठीक है ना। तो ये आपकी खुशी वाला हार्मोन है, हैप्पीनेस देने वाला हार्मोन है। जब आपके एक तो हंसना होता है, किसी को कह दो हंस दे, अब जैसे मान लेते हैं यहां बैठा बैठा कोई हंस रहा होगा, यूं कर रहा होगा, एक होता है खिलखिला के कर रहे यार रुक जा बस उस पेट दर्द कर, उस वाली कंडीशन में जो है ना आपका डोपामाइन निकलता है, ठीक है। तो उस डोपामाइन निकलने में क्या होता है, पूरी बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं आपके। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से ब्रेक दबाना है तो दिमाग से पैर तक सिग्नल जाएगा ना, वो सिग्नल इधर जो ट्रांसफर करवाने में आपका सोडियम हेल्प करता है। मतलब पूरी बॉडी के अंदर सारे के सारे सिग्नल्स को ठीक ढंग से सुचारू रूप से शरीर के हर एक ऑर्गन्स तक ले जाने में मदद करता है। और बहुत सारे सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, कई सारे हैं आपके, उनमें से एक मिनरल्स जो है जो ये ओवरऑल हेल्प ये करता है। बैकग्राउंड मतलब ये संभालने रखता है, करने वाले कोई और होते हैं, संभालने वाले बैकग्राउंड कोई और है। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ गए हैं, ठीक है सर, ये भी हमारा मिनरल्स हो गया है। और कोई इंपॉर्टेंट बात जी, एक इंपॉर्टेंट बात, कोई तुमसे पूछ ले इसके अंदर फैट होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूं, ब्रेन इज अ फैटेस्ट ऑर्गन, ठीक है ना, ब्रेन इज अ फैटेस्ट ऑर्गन, यानी कि दिमाग जो होता है वो एक प्रकार का वसीय अंग होता है। इस बात को आप लोग संभल के चलिएगा, याद करके चलिएगा, ब्रेन इज अ फैटेस्ट ऑर्गन। और ये क्वेश्चन आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में पूछा गया है कि कौन से ऑर्गन के अंदर सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, तो वो ऑर्गन है आपका दिमाग। दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना वो फैट यानी कि वसा पाई जाती है। सर क्यों ऐसा होता है, इसका कारण भी देख के चलो आप लोग। देखो क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ आपके ये होते हैं पोषक पदार्थ, जिनमें से आपका एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप लोग हिंदी में कहा करते हो शर्करा कहते हो। एक आपका क्या होता है, एक आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन को आप लोग हिंदी में भी प्रोटीन ही कहते हो। एक आपका क्या होता है, एक फैट होता है, फैट को आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, वसा कहते हो। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और क्या होता है जी आपका, और होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स को आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, मिनरल को आप हिंदी में खनिज कहा करते हो। और आपके क्या होते हैं, और आपके विटामिन होते हैं, विटामिन, विटामिन को आप लोग विटामिन ही कहते हो, ठीक है ना। बात समझ गए आप लोग। ये 5 प्रकार के पोषक पदार्थ है। अच्छा कोई तुमसे पूछ ले कि पोषक पदार्थ ही क्या होते हैं, वैसे तो मैं इनको सेपरेट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना जरूरी अब है उतना तो बता ही देता हूं कि पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिशंस उन्हें कहते हैं। 2 डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना, दोनों पेपर में आई हुई है। पहली डेफिनेशन, जिनकी कमी से हमें कोई रोग हो जाए वही आपके हैं पोषक पदार्थ। ड्यू टू डेफिशिएंसी, इनकी कमी से कोई भी रोग अगर हो जाता है, जैसे आपने सुना है सकरवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है ना।
रिकेटस होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है ना। ये मुंह में छाले हो जाना, विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी होता है, विटामिन आपका बी की कमी से होता है, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। खून का थक्का नहीं जमना, ब्लड क्लॉटिंग ना होना, विटामिन के की कमी से होता है। किसी की कमी से कोई रोग हो जाना, मरासमस होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। कमी से रोग होना ही आपका एक तो पोषक पदार्थ का डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, जिनकी वजह से शरीर में बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हो? उन्हें भी आप पोषक पदार्थ यानी कि उन्हें भी आप न्यूट्रिशंस कहा करते हो। दो डेफिनेशन दे दी, दोनों ही पेपरों में आई हुई है। जिनकी वजह से शरीर में बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि जैविक क्रियाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भी आप पोषक पदार्थ कहते हो। जिनकी डेफिशिएंसी से कोई रोग हो जाए, उन्हें क्या कहते हो? उन्हें भी आप पोषक पदार्थ कहते हो। और शरीर में 5 प्रकार के पोषक पदार्थ है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा मिनरल, पांचवा विटामिन। हिंदी में शर्करा, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन 5 होते हैं। इनको बेहतर समझाऊंगा इनका अलग चैप्टर लेके, लेकिन अभी बताना जरूरी क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो, एक फैट पढ़ाया है और एक मिनरल पढ़ाया है। ये दो आपके दिमाग में मौजूद हैं, प्रॉपर मौजूद हैं ये आपके। और दिमाग एक्चुअली आपके शरीर में फैटेस्ट ऑर्गन होता है, सबसे ज्यादा वसीय अंग होता है। इस बात को समझ लेना आप लोग। मेरी बात समझे हो? बोलो हां या ना। अरे हां या ना, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छा सर, समझ तो गए हम लोग, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये फैट है क्यों? कारण क्यों है दिमाग में ज्यादा होने का? देखो, कार्बोहाइड्रेट से बेटा आपको एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है जी, इंस्टेंट मिलती है, तुरंत मिलती है। जैसे ही खाया वैसे ही 80% तो मुंह में ही पच गया। अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, तो बिल्कुल मिलती है, कंफर्म सी बात है। प्रोटीन से कोई एनर्जी हमें मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती आपको एनर्जी। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि प्रोटीन आपके मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। आपके शरीर में जो मांसपेशियां होती है उनको बनाने में हेल्प करता है। फैट से एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती? फैट से बिल्कुल मिलती है, और फैट से तो उससे भी ज्यादा मिलती है। अब दोनों में फर्क क्या है? ये नियर अबाउट 4.2 किलो कैलोरी के आसपास में एनर्जी देता है, नियर अबाउट। और फैट देता है आपको नियर अबाउट 9.2 किलो कैलोरी के पास एनर्जी। ज्यादा किसने दे दी? फैट ने दे दी। जल्दी देता है कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा देता है फैट। एक इंसान मेडिकल हॉस्पिटलाइज हुआ, जाते ही डॉक्टर लोग उसको क्या करते हैं? घी पिलाते हैं या ग्लूकोज चढ़ाते हैं? जाते उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, घी नहीं पिलाते ना। घी पिलाते तो मतलब वो तो लेट मिलेगी एनर्जी, ज्यादा मिलेगी पर लेट मिलेगी। हमें तो ये अभी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अभी के लिए आप ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट देने का कोशिश किया करते हैं। ये दोनों एनर्जी नहीं देते, ये तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, सिग्नल ट्रांसफरिंग, कई सारे काम है, आगे जाके समझाऊंगा इनको। फिलहाल मुद्दे में रहिए, तो मुद्दे में रहिए। तो ब्रेन आपका फैटेस्ट और अच्छा, दिमाग को एनर्जी ज्यादा क्यों चाहिए? आपने कह दिया फैटेस्ट ऑर्गन है, सबसे ज्यादा फैट है, क्यों चाहिए? भैया दिमाग ही तो सारे काम करता है। एक दिन में इसके पास में कितने थॉट्स आते हैं? 70-80 हजार के आसपास विचार आते हैं आपके दिमाग में एक दिन में। 70-80 हजार विचार आते हैं। आप बैठे बैठे मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं ये होता, मैं वो होता, मैं फलाना होता, मैं ढिमकाना होता। 70-80 हजार विचारों में से 80-90% तो खैर फालतू ही होते हैं। 5-10% विचार ही आप लोग ठीक ठाक रखते हो इनमें से, ठीक है ना। सद विचार जिसको बोलते हैं, भले की बात जो सोचने की होती है, ठीक है ना। ज्ञान को हर कोई दे देता है, लेकिन वही बात है, खैर छोड़ो, आप पंचायती बात नहीं करते, मुद्दे वाली बात करते हैं। तो ये बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई? इतना बता दो बस। हाँ सर समझ में आ गई है, चलो जी, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है। तो हमारा और अब क्या रह जाता है? और हमारा रहता है कि दिमाग के कुछ और सारी चीजें हैं, इनको मिटा के बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना, जगह कम है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज करवाता हूं, एक लाइन में पूरी इतनी बातों को, सारी बातों को लाइन में जोड़ देता हूं, ठीक है ना। पहली बात कही, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तुम्हें नर्वस सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन। नर्वस मतलब ब्रेन है, तो मतलब आप दिमाग से संबंधित अंगों को पढ़ने वाले हो। अच्छा जी, इसकी स्टडी क्या होती है? न्यूरोलॉजी। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला कौन सा है? सीएनएस। दूसरा कौन सा है? पीएनएस। तीसरा कौन सा है? एएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस बोले तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
सीएनएस जो है ना, इसको हिंदी में कहते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस को हिंदी में कहते हो आप पराधीय तंत्रिका तंत्र, एएनएस को कहते हो आप संवादीय तंत्रिका तंत्र। आप सीएनएस पढ़ रहे हो, मेन उसके पार्ट होते हैं दो, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कोड। आपने ब्रेन को पकड़ लिया, आपने ब्रेन को पकड़ा तो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन का लोकेशन कहां होता है, ये बिलो क्रेनियम यानी कि इस कपाल अस्थि के नीचे होता है। ये कपाल क्या होता है, यही मजबूत होता है, दिमाग को बचाए रखता है, 8 हड्डियों का बना होता है। हड्डियों वाले चैप्टर में 8 हड्डियों को भी पढ़ लोगे। ये लोकेशन हो गया ब्रेन का आपका। इसका भार कितना होता है, अगर अडल्ट मेल के लिए पूछे तो 1400 से 1450 ग्राम, फीमेल के लिए पूछे तो 1300 से 1350 ग्राम, बच्चे के लिए पूछे तो 300 से 400 ग्राम, और एन एवरेज पूछे तो 1400 से 1450 ग्राम ही बताना है, या 1.4 किलो के नियर अबाउट बताना है आपको। अच्छा, 25 से 26 साल की उम्र के बाद में हर साल लगभग 2.5 से 3.5% के आसपास दिमाग का भार कम होने लग जाता है, लेकिन भार से इंटेलिजेंस का कोई खास रिश्ता होता नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग। डॉल्फिन फिश जो होती है वो सबसे ज्यादा दिमाग का यूज करती है, अपने दिमाग का 20% यूज करती है, और उसको आप लोग जो है ना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर चुके हो। पंजाब राज्य ने भी किया है, ऐसा याद रखना, ठीक है। हम लोग ऑन एन एवरेज अपनी जिंदगी में 2 से 3% ही दिमाग का यूज करते हैं। अगर 3% से ज्यादा कोई यूज करने लगता है तो उसको अल्जाइमर नामक बीमारी होने की संभावना है। अल्जाइमर और एमनीशिया अलग अलग बीमारी है। एमनीशिया भूलने की बीमारी, आगे जाके पढ़ाऊंगा, उसमें ओल्ड मेमोरी डिलीट हो जाती है। अल्जाइमर में नई मेमोरी डिलीट होना बंद हो जाती, मतलब नई मेमोरी बनना बंद हो जाती है। तो आगे जाके जब मैं आपको सेरिबेरम पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको मैं हिप्पोकैम्पस पढ़ाऊंगा और एक फ्रंटल लोब पढ़ाऊंगा, वहां समझाऊंगा ये अल्जाइमर और एमनीशिया दोनों, ठीक है। चलो जी, दिमाग मरने के बाद कितनी देर जिंदा रहता है, 7 से 8 मिनट रहता है। बायोलॉजिकल डेथ पूछे तो क्या होता है, दिमाग का काम ना करना, कोमा में चले जाना ही बायोलॉजिकल डेथ है। दिमाग में मिनरल कौन सा होता है, सोडियम होता है। हार्मोन कौन सा है, डोपामाइन, जिसको लाफिंग हार्मोन भी कहते हो, ग्रीन हार्मोन कहते हो, डांसिंग हार्मोन कहते हो, ठीक है। अच्छा, दिमाग सबसे ज्यादा वसीय ऑर्गन है, फैटेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि इसको ही एनर्जी चाहिए होती है। 10 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब जला सकता है, इतनी पावर होती है आपके दिमाग के पास में। चलो बरखुरदार, ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। चलो जी, सर आप अल्फा लाइब्रेरी में आते हैं क्या? ना भैया, ना तो अल्फा में आता, ना बीटा में आता, ना गामा में आता। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। चलो जी, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो जी, आगे पढ़ा दो सर, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, ऐसी क्या बात है। लो भाई, थोड़े से नाई बन जाते हैं बीच में, उसके बाद ही थोड़ा पढ़ाते हैं हम लोग। आगे की बात हमारी, अब आगे की बात हमारी ये आती है माय डियर, कि जो हमारा ब्रेन है ना, इसका यूनिट क्या होता है, इसका ब्रेन का यूनिट, इकाई, यही जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली, ठीक है ना। ये है जी न्यूरॉन्स, हिंदी में भी आप पढ़ लो इसको न्यूरॉन। ये आपका ब्रेन का यूनिट होता है जी। एक नंबर बात हुई, ब्रेन का यूनिट यानी कि ब्रेन का इकाई होता है, न्यूरॉन होता है, एक पहली बात हुई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये आती है कि ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन होता है, तो ये न्यूरॉन क्या है, यही तो सब कुछ है। पहली बात, न्यूरॉन तो आपके शरीर के अंदर होते हैं 100 मिलियन टू 100 बिलियन
भाई आए हाय क्या बड़ी बात बोल दी सर आपने, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, ठीक है ना। बहुत ज्यादा होते हैं ये, मतलब वैसे तो इनकी संख्या अभी तक अनकाउंटेबल नहीं है, कोई माइकालाल ठीक ढंग से इनको ऑन एन एवरेज कर ही नहीं पाया कि इतने इतने है ये, लेकिन फिर भी 100 मिलियन से 100 बिलियन के बीच का इनका रेशियो होता है आपका तकरीबन तकरीबन। एक नंबर बात तो इंपॉर्टेंट हुई ये वाली, भाई इतने ज्यादा न्यूरॉन, अरे बाप रे। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात ये है जी, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये हमारे शरीर के अंदर लॉन्गेस्ट सेल भी होते हैं, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। शरीर में, ये शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है ना, छोटी सी बात लिख देता हूं, ये शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ये, सही है बात। एक इनकी बात आती है, यही जो न्यूरॉन होते हैं ये मिनिमम रीजनरेशन पावर भी इनकी होती है, ठीक है ना, मिनिमम रीजनरेशन पावर। मिनिमम रीजनरेशन पावर का मतलब क्या है जी, सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता, सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता, ठीक है ना, सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता जो है ना ये इन्हीं की है। अब ये तीनों बात ठीक ढंग से समझने के लिए देखो, ये बात एक फैक्ट है, ये बात एक फैक्ट है, ये बात समझने की है। दो चीजें ध्यान से समझना आप मुझसे अभी अभी। एक, आप मुझसे समझो कि सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता मतलब मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, और दूसरी बात आप मुझसे समझो कि मिनिमम रीजनरेशन पावर, सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता। सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता होती है बेटा लीवर की, और लीवर में होती है हिपैटिक सेल की। और अगर मैं पूछूं सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम होती है ब्रेन की, और ब्रेन में होती है न्यूरॉन सेल की। मतलब क्या जी, मतलब अगर दिमाग को भैया चोट लग गई ना तो लगी गई, इसकी तो वाट लग गई, ये तो दोबारा नहीं अब उठने वाला। हाँ, लीवर को अगर आप अपना काट के किसी को डोनेट करना चाहते हो तो कर दीजिए, कौन मना करता है। 21 दिनों में दोबारा ये बन जाएगा, 10%, 20%, 30%, आप 40% तक अपना लीवर डोनेट कर सकते हैं और वो 21 दिनों में दोबारा बन के तैयार हो जाएगा। तो लीवर की मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, लीवर की सेल की होती है, कहिएगा एक तरफ से हिपैटिक सेल जिसको बोलते हो आप लोग, और यहां पे जो है ना ये सबसे कम है। मतलब यहां पे एक बार चोट भी लग गई ना तो आदमी दोबारा ठीक नहीं। कहते हैं ना कि यार थोड़ा यहां पे मत मारो आदमी के, और चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, इसको थोड़ा बचा के रखना होता है ठीक ढंग से। एक आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। हमारा जो ब्रेन होता है ना डियर, ब्रेन को आप लोग एक्चुअली पेनलेस ऑर्गन भी बोला करते हैं, ठीक है ना, पेनलेस ऑर्गन। पेनलेस ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ये दर्द रहित अंग है, ठीक है ना, दर्द रहित अंग होता है ये आपका। अब सर दर्द रहित अंग का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी का ऑपरेशन डॉक्टर करता है तो उसको सुन कर देता है, ठीक है ना, एनेस्थीसिया दे देता है ताकि थोड़ा वहां पे दर्द वगैरह ना हो। लेकिन जब ब्रेन यानी कि दिमाग का कभी भी डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है, दिमाग को कभी भी सुन नहीं, कपाल को छोड़ के मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं, ब्रेन को कभी भी सुन नहीं करता। क्यों नहीं करता, अभी तो सर ने कहा था ब्रेन के पास में न्यूरॉन है, न्यूरॉन की मिनिमम रीजनरेशन पावर है। अगर इनको सुलाई दिया तो फिर ऑपरेशन ही काहे कर रहे हो, सो ही गया फिर आदमी, एक बार सो गया तो सो गया, दोबारा कभी नहीं जागने वाला वो। और ब्रेन में दर्द होता ही नहीं, वो आदमी देख रहा होता है, अच्छा तो ऑपरेशन कर रहा है, करता रहे, कोई चक्कर नहीं, उसको सब दिख रहा होता है, पता लग रहा होता है, ठीक है ना। तो ब्रेन इज अ पेनलेस ऑर्गन। दिमाग जो होता है ना वो एक दर्द रहित है, इसमें चाकू मारो, तलवार मारो, छुरे मारो, दिमाग में कोई दर्द नहीं होने वाला है, और इसको सुलाते भी नहीं है, सुला दे तो फिर ऑपरेशन ही किस लिए करना है, वैसे ही मरी गया हो तो समझो, क्योंकि दोबारा उठ जाए, कोमा से दोबारा आदमी जी के आए, ऐसा बहुत बहुत कम केसेस में ही देखा गया है। आपने ऐसा नोटिस किया होगा, फील किया होगा, ठीक है। चलो जी, न्यूरॉन हो गया, ये इसकी इतनी सारी बातें होंगी पेनलेस ऑर्गन वाली। अब बात आती है कि सर ब्रेन जो होता है ना वो एक्टिव कब होता है, ठीक है ना, दिमाग जो होता है वो हमारा एक्टिव कब होता है, यानी कि हमारा दिमाग जो है ना वो सक्रिय कब होता है। तो देखिएगा एक्टिवनेस दिमाग के अंदर आती है जी रात के समय, ठीक है ना, यानी कि जो नाइट का टाइम होता है ना उसमें एक्टिवनेस आती है तकरीबन 9 बजे से लेके और 11 बजे। ये साइंस का रिसर्च है, पेपर के लिए नहीं है, बट पेपर के लिए तो आपका ये रात वाली चीजें याद करनी है। साइंस ये कहती है रात के 9 से 11 के बीच में आपका ब्रेन बड़ा एक्टिव रहता है। एक्टिव बोले तो जी इस टाइम पे आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है ना वो ठीक ढंग से कर सकते हो, मैथ और रीजनिंग जो है ना आप लोग सही ढंग से सॉल्व कर सकते हो, यही आपको याद रखना है। मतलब आपका एक्टिवनेस
ठीक ठाक रहती है। अगर मैं पूछूं आपकी मेमोरी पावर दिमाग में कब ज्यादा रहती है, ठीक है ना, दिमाग के अंदर मेमोरी पावर, दिमाग की मेमोरी पावर मतलब यादाश्त क्षमता की बात करते हैं आप लोग दिमाग की, तो दिमाग में याद करने की क्षमता जो होती है ना जी डियर, वो रहती है आपकी सुबह के टाइम में ज्यादा, यानी कि आपका मॉर्निंग टाइम में ज्यादा रहती है याद करने की ताकत। सुबह नॉर्मली आप साइंस के रिसर्च के अनुसार 4 से 6, जैसे जिके विके पढ़ना हो, रट्टा लगाना हो, वो आपका टाइम रहता है ये वाला टाइम, ठीक है ना। बाकी टाइम तो ऑन एन एवरेज चलता ही रहता है। सर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा किस पे जाता है, मतलब हमारा दिमाग फोकस किस पे करता है, अगर मैं आपसे पूछूं हमारा दिमाग फोकस किस पे ज्यादा करता है, आकर्षित किस पे ज्यादा होता है हमारा दिमाग जो है, तो दिमाग हमारा आकर्षित मेनली 2-3 चीजों पे ही होता है। एक तो हमारा दिमाग ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है खाने पीने की चीजों पे, ठीक है ना, खाने पीने की कोई भी सामान हो उस पे। दूसरा हमारा दिमाग जो आकर्षित करता है वो खूबसूरत चीज पे, ठीक है ना, खूबसूरत चीज पे, कोई भी खूबसूरत है या खूबसूरती पे। और तीसरी और लास्ट चीज है हमारा दिमाग आकर्षित होता है डर पे। इन 3 चीजों पे हमारा दिमाग सबसे ज्यादा जो है ना वो फोकस होता है, या हमारा दिमाग या हमारा ध्यान ज्यादा भटकता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, खाने पीने की चीज, आपका पेट भरा भी हुआ है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप मार्केट में निकले हुए हो, ठीक है ना, घर से आप लोग लंच करके गए हो, दोपहर का टाइम है, आपने 10-11-12 बजे आराम से अपना रोटी खा ली है, बढ़िया सब्जी खाई है, बढ़िया रोटी सब्जी दही रायता सब कुछ बढ़िया खा के गए हैं, मार्केट में गए हैं। आप मार्केट में गए हो, जिस भी शहर में गए हो, जैसे मैं मेरी अपने शहर की बात करता हूँ, हिसार की राम चाट भंडार वाली गलियां, पूजा मार्केट, राजगुरु मार्केट, इन गलियों में निकले हैं। भैया जब गलियों में निकलते हैं तो रेडी वाले पक्का खड़े होते हैं, या तो कोई जूस वाला खड़ा है, या कोई गोलगप्पे वाला खड़ा है, कोई चाउमीन खड़ी है, कोई दही बल्ला है, कोई आइसक्रीम है, कुछ ना कुछ तो दिखता ही दिखता है। मार्केट में लेने तो गए थे कपड़े, भाड़ में गए कपड़े, आग लगे कपड़ों को, एक बार तो आप वहां पे जाके चर के आएंगे, भूख लगी है, ठीक है ना, आप तुरंत जाओगे, आपका ध्यान अट्रैक्ट हो ही जाएगा ना चाहते हुए भी। ठीक है सर, अच्छा खूबसूरती की बात कर लो अरे ये तो बताने की जरूरत ही क्या है, मार्केट में गए तो क्या ही लेने थे, और दिख तो कुछ ही गया था, ठीक है ना, और दिख जाता है, कोई बात नहीं, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं सुंदर कपड़ों की बात कर रहा हूं। तुम जो समझ रहे हो वो भी बात ठीक है, कोई गलत नहीं है, समझना जरूरी है, क्योंकि दिखता है तुम्हें तो सुंदर गाड़ी हो, गाड़ी में भी कोई सुंदर बैठा हो सकता है, ठीक है ना, वो सब दिख जाता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अट्रैक्ट होता है उस पर। डर पे भी तुम्हारा ध्यान अट्रैक्ट होता है। आज जितनी भी आजकल के टाइम में मूवी एडवर्टाइजमेंट बनती है वो इन्हीं पे तो बनती है सारी की सारी। अब साधारण सी बात लगाओ आप लोग, एक ऐड आती है, मतलब वो रूपा की ऐड आती है, एक हीरो होता है, एक लड़की को गुंडे पकड़ के ले जाते हैं पहाड़ पे, और वो डिशुम डिशुम करके उसको छुड़ा के लेके आता है, नीचे आके कहता है कि रूपा बनियान, रूपा अंडरवियर। तो भैया इसमें रूपा का क्या काम था रे, ठीक है ना, पर पहले तो चाके डराया, फिर जाके यहाँ पे एक डर वाली टाइड वाली ऐड नहीं आती, चौंक गए, हाँ एक तरफ चौंक गए, हाँ चौंक गए, पहले डराया तो आपका पूरा ध्यान फोकस हो गया, आपने देख लिया, अरे हाँ ये तो बात ठीक कह रही है, ठीक है ना, कोई भी चीज है आपकी, ठीक है ना, आपको पहले डराया, खाने पीने का ताजा कच्चे रसीले आमों का जूस माजा, अरे बाप रे बाप, ठीक है ना, खाने पीने पे ध्यान तो आपका जाएगा ही, खूबसूरती पे भी आपका जाएगा ही जाएगा साथ में, ठीक है ना। तो ये है ऐसी चीजें, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट का ये एक वो छत फाड़ के आती है, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, पहले तो डराते हैं फिर दिमाग आपका अलर्ट होता है। तो सारी मूवियां हैं, एडवर्टाइजमेंट है, इन सभी पे ही है, फोकस ही इन्हीं के ऊपर ही रहता है, A to Z आपका, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे और एग्जाम्पल कोरिलेट भी कर लिए होंगे कहां से, दिमाग से आपने। तो ये दिमाग के कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ही होता आया है, होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये तो जिंदगी है, जीवन चक्र है, ठीक है ना आपका। चलो अब बारी आती है जी दिमाग के पार्ट्स पढ़ने की बारी आती है, कितने के प्रकार के होते हैं ये हमारे दिमाग के हिस्से, उनको और पढ़ लेते हैं। प्रकार बता देता हूं, उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है ना, तो ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। चलो सर, तो हमारा दिमाग के 3 प्रकार, मुख्य रूप से ब्रेन के 3 पार्ट, जो पहला पार्ट होता है आपका, ऐसे लिख सकते हो आप, टाइप्स ऑफ ब्रेन,
यानी कि दिमाग के प्रकार। पहला प्रकार जिसको आप लोग कहा करते हो फोर ब्रेन, हिंदी में इसको कहा करते हो आप लोग अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। फोर ब्रेन कहिएगा या इसको आप अग्र मस्तिष्क। अरे सच्ची दिमाग की एक वो आपको मेनिंजिस बताना तो रह ही गया, ठीक है ना। टाइप्स तो मैं बाद में बताऊंगा। एक आपकी मेनिंजिस नाम की परत होती है, उसके बारे में भी बता देता हूं मैं, ठीक है ना। एक आपकी होती है मेनिंजिस, मेनिंजिस नाम की परत होती है, ठीक है ना। और ये मेनिंजिस में 3 लेयर होती है आपकी, ठीक है ना। एक होती है आपकी पायामीटर, दूसरी आपकी होती है आक्योनॉइड और तीसरी होती है ड्यूरामीटर। 3 लेयर होती है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, जरूरी है ये, यहां से क्वेश्चन आता है। मेनिंजिस नाम की एक परत होती है आपके दिमाग के अंदर, ठीक है ना। एक झिल्ली होती है, मेनिंजिस एक झिल्ली है, मेनिंजिस मेम्ब्रेन कह सकते हो, हिंदी में आप लोग इसको झिल्ली पढ़ सकते हो। झिल्ली कहिएगा या परत कहिएगा, मेम्ब्रेन कहिएगा। मेनिंजिस ये 3 पार्ट में, मतलब इसके 3 लेयर होती है। इनको हिंदी में आप यही पढ़ते हो, पायामीटर, आक्योनोड और ड्यूरामीटर, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे मकड़ी का जाला बुना होता है ना, कुछ कुछ इस प्रकार की होती है ये ड्यूरामीटर जो होती है ये सबसे बाहरी होती है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है ना। ये आउटर होती है, ठीक है। और जो पायामीटर होती है ये होती है आपकी इनर, ठीक है ना। ये इनर मोस्ट होती है, यानी कि ये आंतरिक होती है, ये आंतरिक लेयर होती है। ये बस क्या करती है, इसका काम आपको समझना है कि हमारे जो दिमाग के अंदर जो विषाणु होते हैं, जिनको वायरस कहते हो, बैक्टीरिया यानी कि जिनको आप जीवाणु कहते हो, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया या वायरस है या कोई प्रकार का इन्फेक्शन है वो दिमाग के अंदर ना पहुंच जाए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए दिमाग में कौन सी परत होती है, तो आंसर रहेगा मेनिंजिस होती है। मेनिंजिस का काम ही होता है कि आपके दिमाग के अंदर इन्फेक्शन से बचाने का काम करेगी। वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है, उससे 3 लेयर होती है, पायामीटर होती है, आक्योनोड होती है, ड्यूरामीटर होती है। आपने एक इतिहास में राजा राममोहन राय का नाम सुना होगा। राजा राममोहन राय की मृत्यु भी मेनिंजिस की वजह से ही हुई थी, बैक्टीरिया के कारण मौत हुई थी उनकी, ठीक है ना। ये मेनिंजिस जो है ना ये डिफेक्ट हो गई थी, फिर बैक्टीरिया चला गया दिमाग में और उस वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है जो आपको यहाँ पे याद रखना है डियर, ठीक है ना। मेनिंजिस को आप लोग याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है ना। चलो, तो ये मेनिंजिस थी आपका, ये बीच का एक पार्ट था छोटा सा तो रह गया था आपका। हाँ, तो मैं आपको बता क्या रहा था, मैं बता रहा था आपको फोर ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन का जो है ना एक आपका नाम और भी होता है, इसको एक्चुअली आप लोग प्रो इंसाइक्लोफिन भी कहा करते हैं, प्रो इंसाइक्लोफिलिन भी कहा करते हैं। ये टेक्निकल नाम है इसका, ठीक है ना। दूसरा क्या नाम होता है जी, दूसरा यहाँ पे है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हो जी आप, मिड ब्रेन को हिंदी में आप लोग मध्य मस्तिष्क के नाम से भी आप जो जाना करते हो। इसको आप लोग क्या कहा करते हो, मतलब इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम आप लोग मीजो और ये आपका इंसाइक्लोफिन्स तो होगा ही होगा ही, ठीक है। और तीसरा कौन सा है जी, तीसरा है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को आप लोग हिंदी में क्या कहा करते हो, पश्य मस्तिष्क के नाम से जानते हो, ठीक है ना, पश्य मस्तिष्क। और ये आपका सबसे लास्ट वाला होता है, इसको आप लोग क्या कहा करते हो, रोहंडे, ठीक है ना, आ रहे रोहंडे, ठीक है, रोहंडे इंसाइक्लोफिन्स के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये 3 नाम है, तीनों नाम आपको याद रखने। ये नीचे वाले टेक्निकल नाम है नीट वाले बच्चों के लिए, ऊपर वाले आप वनडे कॉम्पिटिटिव के लिए याद कर लीजिएगा। इसके आप लोग 3 पार्ट पढ़ोगे, ठीक है। एक आप लोग पढ़ोगे थैलेमस पढ़ोगे, थैलेमस को हिंदी में आप लोग थैलेमस ही कहने वाले हो, ठीक है ना, थैलेमस। इसका दूसरा पार्ट पढ़ोगे आप लोग हाइपोथैलेमस पढ़ोगे, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस पढ़ोगे। हाइपोथैलेमस को भी हिंदी में क्या कहोगे, हाइपोथैलेमस ही कहोगे, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस ही कहोगे। अच्छा, तीसरा आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबरम, ठीक है ना, सेरेबरम। इसको हिंदी में बोलोगे प्रमस्तिष्क का नाम देने वाले हो आप लोग, ठीक है ना, प्रमस्तिष्क। यहाँ आप पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कि इसका एक हिस्सा ही है जो ये पढ़ाते टाइम पे डिटेल बता दूंगा इसका।
यहां पे भी 3 पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक पढ़ाऊंगा पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। दूसरा पढ़ाऊंगा यहां पे मेडुला ऑब्लंगाटा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और तीसरा पढ़ाऊंगा यहां पे आपको मैं सेरिबैलम पढ़ाऊंगा, जिसको हिंदी में कहा करते हो आप लोग अनुमस्तिष्क के नाम से जाना करते हो, अनुमस्तिष्क। समझ गए आप लोग? ठीक है सर, इतने तक भी 2-3 सवाल बता के जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ठीक है ना, इतने तक भी बताऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है ना, ठीक है। इतने तक भी एक आपको बात बता के चलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात में, आपके आईसीएमआर के पेपर में आई हुई बात है। जो ये फोरब्रेन होता है ना, ये इनमें होता है सबसे बड़ा दिमाग, ठीक है ना। तो ये होता है आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। मिड ब्रेन जो होता है डियर, ये होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्ट। तो क्या मैं ये लिख दूं, ठीक है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, क्या ये इक्वेशन लिख दूं, ठीक है मैं? क्या बिल्कुल ठीक है सर, क्या गड़बड़ है इसके अंदर? फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, हिंड ब्रेन बिचला होता है, मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है। सब पार्ट पूछे इनके छोटे से, मतलब इनमें से भी छोटा पार्ट पूछे तो ये सेरिबैलम जो होता है ना, ये होता है आपका सबसे बड़ा उपहिस्सा, सबसे बड़ा उपहिस्सा, लार्जेस्ट सब पार्ट है। और ये क्या, सबसे छोटा उपहिस्सा है, ठीक है ना, यानी कि स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ आर ब्रेन, ठीक है ना। ये दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा होता है, छोटा उपहिस्सा होता है आपका, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं, बाकी अगले लेक्चर में ये पार्ट ही डिटेल से पढ़ेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है ना। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। अच्छा लगा है, कंप्लीट कोर्स भी आप ले सकते हैं साइंस का। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, 14 तारीख तक 25% ऑफ चल रहा है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। कोई भी कोर्स आप लीजिएगा 14 नवंबर चिल्ड्रन डे तक, ठीक है ना, बच्चों के दिवस पे 25% ऑफ है, आप ले सकते हैं। साइंस का, कंप्यूटर का, हरियाणा जीके का, कोई PDF लेना चाहते हैं, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। हंसते रहिए, जुड़ते रहिए हमसे, मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।